नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कल जिस तरीके से संविधान के 131वां संशोधन अधिनियम बिल लोकसभा में पारित नहीं हुआ क्योंकि 2/3 बहुमत सरकार के पास नहीं था। उसको लेकर विपक्ष ने जश्न मनाया और एक तरीके से मोदी की हार के साथ जोड़ दिया तो अरविंद केजरीवाल का ट्वीट और कांग्रेस पार्टी वो तो साफ तौर से नजर ही आ रहा था। लेकिन सवाल यह था कि आखिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिनको यह पता था कि विपक्ष बड़ी मुश्किल होगी मनाने में, बावजूद उसके 2/3 बहुमत नहीं है, तो फिर इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया गया? तो रिस्क क्यों लिया, इसका चुनावों के परिणाम में क्या असर होगा या भारतीय राजनीति में इसका क्या असर होगा, वो आने वाला समय जो है वो बताएगा। लेकिन न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, बैक बाउंस का या क्रिया की जो प्रतिक्रिया है, तो इसका असर क्या होगा अगर आपको इसका आकलन करना है, इसका पैरामीटर देखना है कि यह कहां जाकर रुकेगा। तो हमने पहले ही बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथों में लड्डू है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस संशोधन अधिनियम को सीधे तौर पर नारी शक्ति वंदन जो बिल था उसके साथ जोड़ रखा था कि डिलिमिटेशन होगी, सीटें बढ़ेगी और फिर उसके बाद में 33% सीटें 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएगी। तो एक तरीके से अगर विपक्ष साथ देगा तो क्रेडिट जो है वो नरेंद्र मोदी को जाएगा कि नरेंद्र मोदी ऐसा बिल लेकर आए, एक ऐतिहासिक बिल। दूसरी संभावना बिल पास नहीं होने की थी, तो ऐसी स्थिति में विपक्ष की एक छवि बनेगी महिला विरोधी की, और महिलाओं की भूमिका पिछले कुछ सालों में आपने देखा है कि लगातार और तेजी से, चाहे वो सत्ता परिवर्तन हो या किसी भी तरीके से, उसमें भागीदारी आप जो है वो देख सकते हैं। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव परिणाम, इसके अलावा दिल्ली का विधानसभा चुनाव परिणाम, और आप देख सकते हैं बिहार का विधानसभा चुनाव। तो अब जो भी राजनीतिक विश्लेषक है, जब अपने किसी भी चुनाव का आकलन करते हैं तो उसमें वो महिला वोटर्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये महिलाओं की भागीदारी है, और महिलाएं किसके साथ है ये साफ तौर से जो है वो दिखाई देता है। हम टेक्निकल चीजों पे जाएंगे, डेप्थ में जाके तो बड़ी चीजें जो है वो डिस्कस करने की हो सकती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर विपक्ष ने जो एकजुटता दिखाई कल संसद में, एक मैसेज देने का प्रयास किया कि इंडिया अलायंस जो है वो एकत्रित है, संगठित है, तो क्या वाकई में ये संगठित है? तो जब आप इसके संगठन को देखते हो, क्योंकि लीड जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, और जब लीड कांग्रेस पार्टी कर रही है तो अरविंद केजरीवाल जो एक तरीके से जिसका ग्रास रूट भोजन जो है वो कांग्रेस पार्टी है, जहां कांग्रेस पार्टी कमजोर है और जो मतदाता भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं जाता वो आम आदमी पार्टी की तरफ जाता है। तो कल जिस तरीके से दिखाई दिया, क्या ये दोनों पार्टियां आने वाले समय में एक साथ खड़ी दिखाई देगी या ठीक उसी तरीके से कंट्रोवर्सी इसमें देखने को मिलेगी? क्योंकि अब 3 राज्यों के चुनाव है, पंजाब, गुजरात और गोवा, और तीनों में अरविंद केजरीवाल की चुनौती जो है वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं, कांग्रेस पार्टी से है। अगर कांग्रेस पार्टी गुजरात में अपना वोट बैंक हासिल करने में कामयाब होती है तो फिर आम आदमी पार्टी वहां पर कमजोर हो जाएगी। सत्ता की लड़ाई पंजाब के लिए वो सीधे तौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में है। इसमें भारतीय जनता पार्टी अभी पंजाब में इतनी मजबूत दिखाई नहीं देती है। तो ये तो हुई अरविंद केजरीवाल की बात। तो अरविंद केजरीवाल ने भले ही ट्वीट किया हो, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दिल मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। अब हम आते हैं दूसरी पार्टी पश्चिम बंगाल के चुनाव में। इसको लगातार जो है वो बंगाल के चुनाव के साथ जोड़कर देखा जा रहा था, और देखना भी चाहिए, क्योंकि वास्तविकता जो है वो आकलन की सच्चाई, क्योंकि आप इसको बाईपास नहीं कर सकते। क्योंकि केंद्र सरकार चाहती तो 15 दिन या 20 दिन बाद चुनाव के बाद में भी इस बिल को ला सकती थी, संसद का विशेष सत्र जो है वो बुला सकती थी, लेकिन चुनावों के बीच में क्यों? तो सवाल जो है वो यहां पर कुछ ऐसे इश्यूज थे जिसपे सवाल उठना जो है वो वाजिब है, और इनका जवाब जो है वो बखूबी तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया भी है।
तो कल राहुल गांधी ने जैसे ये प्रस्ताव गिरा, उसके बाद में अभिषेक बनर्जी को कॉल किया, अभिषेक बनर्जी को धन्यवाद दिया। अब सवाल यह उठता है कि क्या टीएमसी और कांग्रेस पार्टी के दिल मिले हुए हैं? तो आप अधीर रंजन चौधरी और पश्चिम बंगाल की जो कांग्रेस की इकाई है, आप उसको अगर देखोगे तब आपको इसका जो है वो अंदाजा लगेगा। और कांग्रेस पार्टी की हाईकमान और कई प्रदेश स्तर पर जो कांग्रेस की इकाइयां हैं, उनके साथ कैसे चलता है वो आपने पहले देखा ही होगा कि पंजाब की इकाई जो है वो लोकसभा चुनाव में किसी भी तरीके से गठबंधन नहीं चाहती थी, लेकिन हाईकमान जो है वो ऐसा चाहता था। तो ये कई चीजें जो है वो देखने को मिली। तो इसका पहला जो रिएक्शन आया, क्योंकि जब हम पैरामीटर को देखना चाहते हैं तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि कल हुआ क्या। तो इससे पहले वीडियो में हमने बात भी की थी, कांग्रेस पार्टी की कलकत्ता इकाई लगभग पूरी की पूरी, कुछ लोग रहे, इसके अलावा सारी की सारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। ये कल शाम का एक नया अपडेट है। राहुल गांधी के लिए बुरी खबर, एक तरीके से आप इसको श्राप के तरीके से भी देख सकते हैं कि किस तरीके का श्राप। तो एफआईआर के आदेश हो गए। तो खैर वो एक राजनीतिक विषय नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग विषय थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर इसका कितना असर होगा, मैंने इसके लिए आपको एक सिर्फ जो है वो वानगी बताई है कि कल कलकत्ता में क्या हुआ। अब हम आते हैं इसके बाद। अब इसके बाद में कांग्रेस पार्टी के अलावा कौन सी पार्टी जिसमें ये बम जो है वो फटने ही वाला है, तो वो है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में उद्धव ठाकरे की शिवसेना। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, पिछले कुछ दिनों से हमने ऑपरेशन टाइगर की बात की थी कि उद्धव ठाकरे चिंतित है ऑपरेशन टाइगर को लेकर। कुछ जो सांसद और विधायक वो संपर्क में है एकनाथ शिंदे के साथ, लेकिन अब नया घटनाक्रम जो है वो कल आपका ध्यान गया या नहीं गया, लेकिन इस घटनाक्रम में आप देखोगे जब विपक्ष की बैठक हुई तो संजय राउत, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साइड में चेयर पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। और दूसरी तरफ प्रियंका चतुर्वेदी जो राज्यसभा की सांसद भी रही, और जैसे ही यह प्रस्ताव कल गिरा उसके बाद में एक ट्वीट करती है और यह बताती है कि यह इस देश का सबसे दुखद दिन है, इतिहास का काला दिन है महिलाओं के लिए। तो सीधे तौर पर विपक्ष की तरफ इशारा। उसके बाद में प्रियंका चतुर्वेदी की ट्रोलिंग भी हुई, लेकिन हम ट्रोलिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि सबका अपना अपना जो है वो मत, अपना अपना जो है वो विचार होता है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि प्रियंका चतुर्वेदी बहुत जल्द आपको भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल सकती है, और इसकी पूरी संभावना है। ये इसका पहला संकेत है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी से निकली है और कांग्रेस पार्टी को वो बखूबी जानती है। उसके बाद शिवसेना ज्वाइन की, तो शिवसेना क्योंकि वो महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र की पार्टी है और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की अलाई थी। तो जैसे ही उसने शिवसेना ज्वाइन की, शिवसेना ने अलायंस तोड़ा उसके बाद में, और वो महाविकास आघाड़ी के साथ चली गई। लेकिन इनाम के रूप में प्रियंका चतुर्वेदी को राज्यसभा का सांसद बनाया गया शिवसेना की तरफ से। आरोप जो है वो बड़े लगते हैं, क्योंकि राजनीतिक खेल कैसा होता है वो आप सब समझते ही हैं। जिस तरीके से आदित्य ठाकरे का जो है वो कई बार जो है वो करीबी होने का दावा किया जाता है कई जगह पे, और कई ऐसी बहुत सारी बातें जो है वो प्रियंका चतुर्वेदी को लेकर पब्लिक डोमेन में रहती है। लेकिन जब राज्यसभा के सांसद का जो सांसदी का कार्यकाल था प्रियंका चतुर्वेदी का, वो अब समाप्त हो चुका है। लेकिन इस समापन के बीच में जो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव था वो एक तरीके से उद्धव ठाकरे के लिए सेटबैक था, और उस सेटबैक में यह हुआ कि अब महाविकास आघाड़ी, क्योंकि महाविकास आघाड़ी के पास टोटल जो सीटें थी वो 47, और राज्यसभा सांसद भेजने के लिए सीटों की संख्या जिसकी जरूरत थी वो जो है वो इससे भले ही कम थी, लगभग 36-37 सीटें चाहिए थी। लेकिन किसको भेजे? क्योंकि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस पार्टी भी थी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी थी, और इसके अलावा शरद पवार की नेशनल जो कांग्रेस पार्टी थी वो भी थी। अब ऐसी सूरत में ज्यादा सीटें शिवसेना के पास थी, शिवसेना मजबूत दावेदार थी, बावजूद इसके संजय राउत ने शरद पवार के ऊपर दांव खेला। क्यों खेला? क्योंकि वैसे अगर आप इस राजनीतिक खेल में देखोगे तो संजय राउत की भूमिका शकुनी से कम नहीं है, लेकिन संजय राउत को लगता है कि आने वाले समय में अगला जो विधानसभा चुनाव होगा तब तक संजय राउत का राज्यसभा का सांसद का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो चुका होगा,
और अगर संजय राउत को राज्यसभा में जाना है तो वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बस में तो नहीं है। महाविकास गाड़ी की जो कृपा है उसी से वो जो है वो राज्यसभा में जा सकते हैं। तो उस वक्त जरूरत पड़ेगी शरद पवार की और कांग्रेस पार्टी की। ये सारा संजय राउत का एक रचा हुआ खेल था, और ये रचा हुआ खेल ऐसे था कि शरद पवार का नाम लेने वाला व्यक्ति संजय राउत था कि महाराष्ट्र से महाविकास आघाड़ी की तरफ से राज्यसभा में कौन जाएगा। जबकि शिवसेना अपनी और डिमांड कर रही थी, तो पूरी संभावना थी कि शायद प्रियंका चतुर्वेदी जो है वो वापस जाएगी, और कांग्रेस पार्टी अपना दावा कर रही थी। लेकिन संजय राउत ने पूरा खेल बिगाड़ दिया, और उसके बाद में जब ऑपरेशन टाइगर को लेकर उद्धव ठाकरे बड़े चिंतित थे, और उनके ऊपर उनके कुछ सांसदों और विधायकों ने जो है वो आरोप लगाया था कि वो मिल नहीं रहे, तो एक मीटिंग बुलाई थी। उसमें संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी दोनों आमने सामने खड़े हो गए थे, और खबर यह थी कि उनके बीच में जो है वो जमकर तू मैं भी हुई थी। तो संजय राउत उस खेमे में बैठे हैं, लेकिन कल के इस घटनाक्रम के बाद में तो इससे अब साफ तौर से जो है वो शिवसेना का जो दर्द है या मनमुटाव है विधायकों और सांसदों का, वो अब खुलकर सामने आने लगा है। और ये एक मौका था अब जो है वो जिनको शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ नहीं रहना, क्योंकि उनको पता है कि प्रदेश स्तर पर उनका कोई राजनीतिक अस्तित्व अब ज्यादा बचा नहीं है, और राष्ट्रीय स्तर पर वो कहीं भी जो है वो नजर नहीं आती है। तो ऐसे में उनको नजर आता है उनका भविष्य एकनाथ शिंदे या भारतीय जनता पार्टी के साथ में। तो अब जिसको ये लग रहा हो कि नारी शक्ति वंदन विपक्ष के लिए मुसीबत कैसे बनेगा, तो ये विपक्ष के लिए इस तरीके से जो है वो मुसीबत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस पार्टी और अब इसके बाद में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इसके ऊपर जो है वो इसका रिएक्शन साफ तौर से आने वाले 2-4 दिन में आप देखिएगा बड़े तौर पर जो है वो देखने को मिलेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।